used in molecular diagnosis of the disease? This question is from biotechnological applications. यहाँ पर पूछा गया है कि बायोटेक के दो प्रिंसिपल होते हैं, एक बायो प्रोस्पेक्टिंग वाला प्रिंसिपल और एक ये जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये। तो इसमें पूछा गया है कि आपकी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो मोलिकुलर डायग्नोज कैसे करती है डिजीज़ के डायग्नोज में कैसे यूज़फुल है। तो बायोलॉजिकल जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहाँ पर 3 या 4 आपके पास मॉलिक्यूलर डायग्नोज के लिए टेक्निक्स दी हुई है। पहली जो टेक्निक है वो पीसीआर के बारे में बताती है कि पीसीआर इज़ अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर यूज़ किया जाता है अर्ली डायग्नोज के लिए। किसी भी डिजीज़ का अगर हमें अर्ली पता करना है ना तो हम सैंपल का पीसीआर करके देखेंगे, जिससे कि सैंपल जो पीसीआर होता है ना इट विल एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना देता है। तो अगर कोई थोड़ा सा भी डीएनए प्रेजेंट होगा किसी के पैथोजन का थोड़ा सा भी जेनेटिक मटेरियल अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये उसे एम्पलीफाई करके शो कर देता है। तो ये अर्ली डायग्नोस में हमें हेल्प करता है। उसके अलावा दूसरा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होती है मॉलिक्यूलर डायग्नोस में, वो दूसरा यूज़ होती है जो क्लोन्ड जीन होते हैं। यानी कि कोई एक जीन है हमारी बॉडी के अंदर, हमने उस जीन का क्लोन कर लिया है, उसके जैसा ही जीन हमने बाहर बना लिया है और इस क्लोन जीन से हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लिया है। इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को, ठीक है, दिस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज और यूज्ड इन एलाइजा। हम इसे एलाइजा में यूज़ कर सकते हैं और इससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। थर्ड जो है इन्होंने ये बोला है कि सपोज हमारे पास कोई एक जीन है, इसके ऊपर XY था, ठीक है, हमने इसका क्लोन बना लिया XY वाला ही। अब हम इस क्लोन को एज अ प्रॉब यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो प्रॉब है इसे हम, व्हाट इज़ प्रॉब, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में कि प्रॉब क्या होती है। प्रॉब इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA विच इज़ रेडियो लेबल्ड। ये रेडियो लेबल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एंड इट बाइंड्स टू इट्स और हाइब्रिडाइज इट। जैसे ये था ओरिजिनल तो इसी से हाइब्रिडाइज करेगा ये जाके, इट इज़ हाइब्रिडाइज्ड टू द ओरिजिनल। ये अपने जो मेन होता है ना, जो ये जीन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक्चुअली ये cDNA होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है एंड इट विल हाइब्रिडाइज टू इट्स सीक्वेंस, अपने ही सीक्वेंस से हाइब्रिडाइज करता है। उसके बाद हम इसे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू चेक करेंगे। जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना उसे देखने के लिए हम ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पर ब्राइट शाइन करना स्टार्ट कर देगा ऑटो रेडियोग्राफी में और हमें पता चल जाएगा कि ये इससे अटैच हो गया। अब इस टेक्निक को, प्रॉब को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। सपोज एक नॉर्मल जीन था जिसमें XY सीक्वेंस था, इस XY के जैसा ही हमने क्या किया, इस XY का सपोज यहाँ पर A था, यहाँ पर T था किसी जीन के अंदर, तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनवा लिया। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर T है और इधर A है, इसे हमने रेडियो लेबल कर दिया। अब हमारे पास 2 पर्सन है, ह्यूमन 1 एंड 2। 1 के अंदर तो ये जीन के अंदर A और T सीक्वेंस है और जो हमारा 2 है, सैंपल 1 है, दिस इज सैंपल 2। सैंपल 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर C और T है। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड प्रॉब है इट विल बाइंड टू T एंड A वाला, सैंपल 1 से ही बाइंड करेगा बट इट विल नॉट बाइंड टू T। A यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ बाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, G और A होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल 2 है हमारे पास, जो दूसरे ह्यूमन का हमने सैंपल लिया है, दूसरे किसी इंसान का सैंपल लिया है, यहाँ पर जो A साइड थी, A की साइड पे, A की जगह पे C आ चुका है, यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन हो चुकी है। तो अब म्यूटेशन हो चुकी है तो डिजीज़ होने का चांस है।
यानी कि हम जो प्रॉब है, प्रॉब को ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जीन में म्यूटेशन हुई है या जीन नॉर्मल है। अगर म्यूटेशन हुई है तो मे बी वो क्या हो सकता है कि म्यूटेशन वाला जो जीन है वो हो सकता है कि आपका डिजीज हो। तो टू फाइंड आउट द म्यूटेशन वी कैन यूज़ द प्रॉब, वी कैन एम्प्लीफाई द sample by PCR to early diagnose. We can use this genetic engineering technology in ELISA. ELISA में यूज़ कर सकते हैं हम प्लस PCR को हम HIV के अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। PCR इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर HIV डिटेक्शन, बट HIV का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो ELISA होता है। और आपसे ELISA का प्रिंसिपल भी पूछा जाता है और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ELISA की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और इसका प्रिंसिपल है कि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। यानी कि हमने किसी का एंटीजन का प्रोटीन बना लिया, जैसे मान लो कि हमने RDNA से कोई एक पैथोजन था, ये इसका एंटीजन था, यानी कि जो डिजीज़ कॉज करने वाला जो प्रोटीन होता है किसी पैथोजन में, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसी जीन से बना होगा, किसी DNA के पार्ट से बना होगा। तो इस DNA से हमने ये प्रोटीन बना लिया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ELISA के अंदर एंटीबॉडी ले लेंगे इस पैथोजन के अगेंस्ट और इस R प्रोटीन को यहाँ पर डाल के देखेंगे तो ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, जो कि ये बता देगा हमें कि डिजीज़ हो रखा है। तो इस तरीके से R प्रोटीन को ELISA में यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गिवन फिगर शो द कैरियोटाइप ऑफ द चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम द 6 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी विच अकर ड्यूरिंग द